आज उनसे मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। गाना गुनगुनाते हुए मैं पैकिंग कर रहा था, पर मेरा बैग बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बैग के ऊपर चढ़कर उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था और भाई की आवाज़ आई जा रही थी, जल्दी कर, ट्रेन मिस हो जाएगी। आ रहा हूँ, मैं चिल्लाया, पर यह कमबख्त बैग बंद ही नहीं हो रहा था। माँ ने इतने मिठाई के डब्बे दिए और सब बच्चों के लिए चॉकलेट के बॉक्स अलग से। मेरे कपड़े से ज़्यादा तो ले जाने के सामान थे। इतनी तैयारी तो तब भी नहीं हुई थी जब हम पहली बार प्रीति से मिलने गए थे। अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। हम दोनों की इंजीनियर है, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और प्रीति मैकेनिक इंजीनियर। अब तो हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे। प्रीति पिछले महीने से अपने मायके मुंबई गई हुई थी। आज मैं उसे लेने जा रहा था। उसकी फैमिली से शादी के समय ही मिला हूँ। बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग रही उनके साथ मेरी। इस बार उनसे भी अच्छे से मिलना हो जाएगा। तभी मेरे कमरे में भैया आए और बोले, क्या पहना है तूने? टी शर्ट, वो भी पीली, कितना आंखों को चुभ रहा है। बड़े शहर जा रहा है, कुछ स्टेबल पहन लो जो फॉर्मल भी हो, जैसे ये वाइट शर्ट। मैं बोला, पर ट्रेन में जा रहा हूँ, वाइट पहनूंगा तो खराब नहीं हो जाएगा? कुछ भी हो, इम्प्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। पहली बार जा रहा है तू ससुराल। फिर मैं वाइट शर्ट पहने ट्रेन की लोअर बर्थ पर बैठा था। एक साइड कुल गैग था, दूसरे साइड छाछ जी और भैया बैठे थे। वो भी इतने सीरियस बैठे थे जैसे न जाने मैं कौन से मिशन पर जा रहा हूँ। चाचा जी बोले, सुन, ज़्यादा नहीं खाना उधर, डिमांड नहीं करना, ये खाना है, वो खाना है। और सुन, मुंबई बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं वहाँ, तो तू भी कुछ बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द फेंकते रहना, उन पर इम्प्रेशन पड़ेगा। क्या? मैंने हैरान होकर कहा। तो वो बोले, हाँ तो ऐसे चुपचाप मत बैठे रहना मोंदूराम के जैसे। तू वैसे ही कम बोलता है, उन्हें ये ना लगे कि छोटे शहर का है तो इसे ज़्यादा आता नहीं होगा कुछ। शॉपिंग वगैरह लेकर जाइए, वो लोग बार्गेनिंग करें तो तू डबल बार्गेनिंग करना, वो मोल भाव ना करे तो तू ज़्यादा पैसे देकर आना, ढीला ढाला सा मत रहना उधर। भैया बोले, हाँ, और सबसे जरूरी काम ससुर जी को इम्प्रेस करना, ये उतना ही असंभव लगेगा जितना स्कूल कैग में पानी कल तक ठंडा रहना। पर हिम्मत नहीं हारनी है। मैं उनकी बातों से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें चुपचाप सुने जा रहा था। जाते जाते चाचा जी बोले, बेटा टी शर्ट मत पहनना। घर से निकलते वक्त गाना गाते हुए अच्छी खासी मेरी हल्की फुल्की रोमांटिक पिक्चर चल रही थी। स्टेशन तक पहुंचते वो सीरियस ड्रामा में बदल गई थी। ट्रेन में पूरी रात मुझे यही सोचकर नींद नहीं आई कि मैं अपने ससुराल में 9 बजे उठूंगा तो चलेगा। न टेंशन में नींद भी नहीं आ रही थी कि फ़ोन आ गया। कोई नंबर था, मैंने उठाया तो आवाज़ आई, नमस्ते जमाई जी, मैं प्रीति की भाभी, मुझे पहचाना? मैंने जोर से हाँ तो कह दी थी, पर उसकी तो 3 भाभियाँ हैं, उनमें से ये कौन सी है मुझे भी नहीं पता था। वो बोली, आप पहली बार ससुराल आ रहे हो, आपका स्वागत है। आपकी शादी के चर्चे तो अब भी हो रहे हैं। वैसे आप शादी का एल्बम तो ला रहे हो ना? हमारे वाला तो बहुत बार देख लिया, आप वाला भी एल्बम लेकर आ रहे हैं तो वो भी देखना हो जाएगा। ओहो, वो तो मैं भूल ही गया था, हमारा एल्बम तो अब तक बना ही नहीं। कितना बोला, छुटकी ने भैया बैठकर फोटो डिसाइड कर लो कि कौन से वाले एल्बम में जाने हैं, पर मैं ही टालता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रियलिटी शो शुरू हो गया था और मैं उसके पहले राउंड में फेल भी हो गया था। सुबह 11 बजे मुंबई आ गया। मैंने ट्रेन में ही सोच लिया था, जब वो कुल्ली को बुलाएंगे तो मैं कुल्ली से बात करके पैसे कम करवा कर उनका दिल जीत लूँगा कि भाई वाह, कितना अच्छा दामाद है, पैसों को कितना बचाता है। मैं सामान लेकर ट्रेन से उतरा तो सामने मेरे ससुर जी मेरे 4 सालों के साथ खड़े थे। उन सब ने मेरा सामान उठाया। कुल्ली बुलाने की बारी ही नहीं आई। पहला ही प्लान फ्लॉप हो गया। पर मैं हार मानने वालों में नहीं था। मैं अगले मौके की तलाश में था। वो अगला मौका मिला खाने की टेबल पर। खाने की टेबल पर मैं, मेरे ससुर जी और लंबी खामोशी थी। वो इधर उधर देखते, फिर मेरी तरफ नजर जाती तो ऐसे मुस्कुराते जैसे किसी ने उनके गाल खींच लिए हो। बदले में मैं भी मुस्कुरा देता। मैंने ही कुछ बात करने की कोशिश की, पर फिर भाभी की आवाज़ आई, लीजिए नाश्ता आ गया। नाश्ते खाते ही हम आराम से बैठकर आप वाला एल्बम देखेंगे तो उसे निकाल लीजिएगा।
ये सुनकर मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। ये भाभी तो एल्बम के बारे में भूल ही नहीं रही है। फिर मैं उनसे जितना हो सके बात ना करने की कोशिश करता। भरपेट नाश्ता करने के बाद जब मैं सौंफ लेने के बहाने प्रीति के पास गया तो उससे सौंफ का डिब्बा नहीं खुल रहा था, तो मैंने खोलने की कोशिश की। तभी बच्चे कमॉन फूफा करते आ गए। मैं पूरा जोर लगाए जा रहा था और मेरे पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। पहली प्रीति की भाभी किचन में जाते जाते बच्चों का शोर सुन रुक गई, फिर उसके भैया, फिर ससुर जी। इतना प्रेशर था मुझ पर कि पंखे के नीचे पसीने आने लगे। ढक्कन कुछ किसका और डिब्बा मेरे हाथ से जा गिरा और पूरी सौंफ जमीन पर फैल गई। डिब्बा जमीन पर घूमते घूमते ससुर जी के पैरों में जा पहुंचा और मैं फिर से फेल हो गया। सास बहू पर ढेरों टीवी सीरियल हैं, लेकिन ससुर दामाद पर कितने। इसलिए महिलाओं के लिए काम बड़े आसान हो जाते हैं। बहू सास को कैसे इम्प्रेस करे, सास बहू को कैसे इम्प्रेस करे। बिना शादी के उन्हें इन सब चीज़ों का टीवी सीरियल देखकर मोटे मोटे तौर पर अंदाजा हो ही जाता है, लेकिन दामाद ससुर को कैसे इम्प्रेस करे, इस पर कभी किसी ने टीवी सीरियल बनाने का विचार नहीं किया। मगर प्रीति के घर वालों ने विचार कर लिया था मुझे बम्बई दर्शन करवाने का। गेटवे ऑफ इंडिया, चौपाटी, अजंता एलोरा सब बिल्कुल सही जा रहा था। अंताक्षरी में जीत भी रहा था, बच्चों का फेवरेट बन गया था। आखिर प्रीति के साथ फेरी में बैठने का मौका भी मिला। इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में से प्रीति के साथ पल बिताना जिसमें हम दोनों के बीच कोई बैठा न हो कोई फूफा फूफा करता हुआ आए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि बच्चों ने एशल वर्ल्ड जाने की जिद कर ली। चिंटू बोला, प्लीज चलो ना एशल वर्ल्ड। फूफा जी उधर बहुत सारी राइड है, शॉर्ट एंड ड्रॉप, टॉप स्पिन, कॉपर चॉपर। चिंटू वहाँ की खतरनाक से खतरनाक राइड गिनवाता रहा और मैं चुपचाप सुनता रहा। बचपन में फिसल पट्टी भी सही से नहीं खाई मैंने, इसलिए चाचा जी बचपन से मुझे बोंदूराम कहते थे। लेकिन इन सबके सामने मैं बुद्धूराम नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं दामाद था। दामाद अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन बोंदूराम नहीं बनेगा। मेरे लिए इंजीनियरिंग के 4 बैंक क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं था जितना फिसल पट्टी पार बैठना। मुझे तो शीशों से भी डर लगता था। फिर एशल वर्ल्ड में कैसे कैसे झूले होते हैं, मैं झूलने से पहले तक बच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। इतने में भाभी बोली, अरे एशल वर्ल्ड थोड़ी जगह जाएंगे नेट, जुई बीच चलते हैं। इतने में प्रीति के पापा बोले, बच्चों की इच्छा है तो जाने दो। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, अगर आकाश को कोई दिक्कत है तो फिर मेरे मुँह से जैसे ऑटोमेटिक निकल गया, नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी, आरी, हथौड़ा और भी भिन्न भिन्न प्रकार की खतरनाक चीजें मार दी थी। मेरी गो राइड में मेरे साथ जाने की चिंटू ने जिद पकड़ ली। मरता क्या न जाना ही पड़ा। मैंने सीट बेल्ट इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे ये टाइटैनिक का जहाज है और बस डूबने वाला है। जैसे ही राइड शुरू हुई उसी सेकेंड मुझे सारे भगवानों के नाम याद आ गए। अभी तो संसार भी ढंग से बसा नहीं मेरा। उस झूले पर मुझे ऐसा लगा जैसे अब मैं प्रीति से वापस मिल भी पाऊंगा या नहीं। इतने गोल गोल चक्कर खिलाकर आखिर वो झूला रहम खाकर रुक गया। चिंटू हंसते खेलते हुए राइड से उतरा, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। इतने चक्कर आ गए मुझे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सब आकर मुझे समाने लगे। मेरे साथ मेरा ससुर जी पर इम्प्रेस भी धराशायी हो गया। लोग दामाद से इतनी उम्मीदें करते क्यों हैं? दामाद है शक्तिमान थोड़ी, जो हाथ ऊपर कर एक ही जगह गोल गोल घूमकर भी बिना चक्कर खाए सीधे खड़े रहेंगे। मुझे जाना ही नहीं था राइड पर, पहले ही कह देता। नहीं, बच्चों वाली राइड पर मैं नहीं बैठता। नहीं नहीं, क्या पता फिर मुझे इससे भी डरावनी राइड पर बैठा देते। चिंटू भी न कसकर कमीज पकड़कर बैठ गया मेरी। फूफा जाना है, जाना ही पड़ा। ऐसे चक्कर खाकर गिर पड़ा मैं कि मेरे सालों ने मुझे उठाकर गाड़ी में बैठाया। अब कितनी शर्म आ रही थी मुझे कि मैं अपने दामाद के रफ एंड टफ ब्रांड पर धब्बा लगा चुका था। रात को खाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकला ही नहीं। प्रीति ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। बस कल का ही दिन था यहाँ। अब मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, चुपचाप घर वापस जाना था। मैं लटका हुआ मुँह लेकर बिस्तर के एक कोने में लेटा हुआ था। तभी मेरा फोन बजा। भैया का था। क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे वो मुझसे कि मैं बड़े ठाठ से ससुराल में हूँ। ससुर जी मुझे वाह बेटा कहते हुए थक नहीं रहे होंगे। सबकी जुबान पर मेरा नाम होगा और मैं यहाँ भीगी बिल्ली बनकर कमरे में पड़ा हूँ। डरते हुए मैंने फोन उठाया तो वहाँ से आवाज़ आई,
और कैसा चल रहा है बेटा? मैंने भी कह दिया। बढ़िया। ससुर जी इम्प्रेस हुए? हाँ बिल्कुल, मेरे मुंह से निकल गया। तो भाई ने पूछा, वह है कैसे? मैं हड़बड़ा गया। क्या जवाब दूँ, सोच में पड़ गया। अरे वो हाँ आया। मैं आता हूँ, बुला रहे हैं ससुर जी। कोई भी काम बिना पूछे करते ही नहीं मुझसे। कहते ही मैंने फ़ोन काटा और राहत की सांस ली। अभी तो फ़ोन पर झूठ कहकर पीछा छुड़ा दिया, वहाँ जाकर तो डिटेल में पूछेंगे। तो मैं क्या करूँगा? नहीं, और झूठ नहीं बता सकता। अब कुछ तो करना पड़ेगा। परफेक्ट दामाद की छवि बनाने का जुनून वापस जाग गया। इतनी बार हार कर भी हार नहीं मानी थी मैंने। कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसने फटाफट बात बदली और बोला, फूफा जी क्रिकेट खेलोगे क्या? मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, आज कोई खेल नहीं रहा, चाचा जी भी नहीं। वो खेलते तो प्रीति दीदी भी खेलती, पर आज वो खेल ही नहीं रहे। उन जैसा शॉट कोई नहीं मार सकता। जो अच्छी बैटिंग करता है वो चाचा जी का फेवरेट हो जाता है। मामा भी उनकी फेवरेट है क्योंकि वो अच्छी बैटिंग करते हैं। उस वक्त मैंने सोचा, क्या वाकई सिर्फ क्रिकेट से ससुर जी को इम्प्रेस किया जा सकता है? अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह मुझे दिख रहा था। मैंने सोच लिया था, चाहे कितना ही बचकाना था, पर मुझे करना है। मैं बैट लेकर चौक में पहुंचा, फिर जोर जोर से चिल्लाया, चिंटू कहाँ है? क्रिकेट खेलना है ना? पीछे से मेरी शर्ट खींचते हुए चिंटू बोला, मैं यही हूँ फूफा जी। मेरी आवाज़ सुनकर कोई चौक में नहीं आया। मैंने तो सोचा था मेरे जोर से चिल्लाने से ससुर जी बाहर आ जाएंगे और फिर मैं इतना बढ़िया शॉट मारूंगा और वो इम्प्रेस हो जाएंगे। चिंटू बॉल फेंकने वाला था कि ससुर जी आ गई। मैंने जोश में शॉट मारा और ससुर जी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी कक करके आवाज़ आई। देखा तो बॉल पुराने स्कूटर पर जाकर टकराया, जिससे वो स्कूटर धम से जमीन पर गिर गया। ससुर जी भागते हुए स्कूटर के पास गए। शीशे तो टूट ही गए थे, पर जब उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो हो ही नहीं रहा था। मैं भी भागते हुए ससुर जी के पास गया और उनके स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। कितनी किक मारने पर भी वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं बोला, काफ़ी पुराना है ये तो, अब तो स्टार्ट ही नहीं होगा। बहुत आउटएंड मॉडल है। मेरे कहने पर ससुर जी ने देखा और चुपचाप अंदर चले गई। प्रीति ने बताया, ये ससुर जी का पहला स्कूटर था जो उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा था। मैं भी बावला हो गया था। मुझे भाई की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना था। चुपचाप आता, प्रीति को लेकर चला जाता। नहीं, मुझे तो रियलिटी शो बनना था। रात को मैं खिड़की से स्कूटर को देख रहा था, सोच रहा था कि अब सब कैसे ठीक होगा। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, मेरा मूड खराब था। मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा, वही नाश्ता किया। मैं आलू गोभी का पहला निवाला मुंह में डाला और मेरा फ़ोन बजा। बाई का कॉल था। मैंने लंबी सांस ली और फ़ोन उठाया। क्या कर रहा है? भाई ने पूछा तो मैं बोला, नाश्ता कर रहा हूँ। ठाठ से बैठा होगा तो डाइनिंग टेबल पर ससुर जी का हीरो नंबर 1 बनकर। नंबर 1 तो नहीं, बेवकूफ़ हूँ। जो बच्चों जैसी हरकतें कर दी थी मैंने, पर भैया से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उन्हें कैसे बताऊँ मेरी हालत के बारे में? बिकी बिल्ली के जैसे बैठा हूँ कमरे में, ससुर जी का स्कूटर तोड़कर। उनकी गुड बुक्स में तो नहीं, लेकिन उनकी हिट लिस्ट में जरूर आ गया हूँ। अगला दिन रवानगी का था। सवेरे की ट्रेन थी। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोच लिया था अब कोई भी काम इम्प्रेशन जमाने के लिए नहीं करना। मैं स्टेशन जाने के टाइम पर कमरे से निकला। मैं जाने से पहले बड़ों के पैर छू रहा था। मैं ससुर जी के पास गया और बोला, आप चल रहे हैं ना स्कूटर पर मुझे छोड़ने? जवाब में उन्होंने कहा, बेटा वो नहीं चलेगा, ट्राई तो करिए। मैंने कहा। तो वो भी स्कूटर के पास गए और पहली किक में स्कूटर शुरू हो गया। वो हैरान से हो गए। उन्होंने खुश होकर पूछा, अरे ये तो स्टार्ट हो गया, तुमने किया? जी, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये तो प्रीति ने किया, मैंने हेल्प की। मेरी वजह से खराब हुआ तो बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने प्रीति को देखा और मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे लगा मैं सारे रियलिटी शो जीत गया। ट्रेन में बैठे हुए सोच रहा था, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट दामाद बनने के लिए हर काम में परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता। आपको सर्वगुण संपन्न बनना जरूरी नहीं, कोई और बनना जरूरी नहीं। आपको अपने ऊपर और अपने प्यार के ऊपर भरोसा होना चाहिए, वही आपको परफेक्ट दामाद बनाता है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।